बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपन कक्षा 12 में पादप वृद्धि वाले टॉपिक के अंतर्गत आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं जीर्णता। वैसे तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जीर्णता शब्द से मतलब होता है एक तरह से बुढ़ापा, ठीक है ना। लेकिन अपन को बेटा इस चीज़ को बायोलॉजी के सेंस में पढ़ना है, ठीक है ना। किसके सेंस में पढ़ना है? बायोलॉजी के सेंस में। वैसे तो आप पादपों में यदि आप जीर्णता की बात करें तो पादप के अंगों का झड़ करके नष्ट हो जाना, पत्तियों में विलगन परत का निर्माण हो जाना, पत्तियों के पर्णवृंत में, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। कोशिका विभाजन का अवरुद्ध हो जाना। लेकिन उसको अपन बायोलॉजी के सेंस में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किस प्रकार पढ़ेंगे, ये चीज़ अपन को इसके अंतर्गत पढ़नी है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अपन जीर्णता की परिभाषा लिखते हैं। किसी भी जीव की परिपक्व अवस्था से किसी भी जीव की परिपक्व अवस्था से किसी भी जीव की परिपक्व अवस्था से उसकी मृत्यु तक के काल को, उसकी मृत्यु तक के काल को जीर्णता कहते हैं, ठीक है बेटा। ये जीर्णता की परिभाषा हो गई, जीर्णता कहते हैं। आगे चलिए। जीर्णता के समय उपापचयी पदार्थों का संग्रहण होता है। इस समय उपापचयी पदार्थों का संग्रहण होता है। उपापचयी पदार्थों का संग्रहण होता है। जीव के शुष्क भार में कमी आती है। जीव के शुष्क भार में कमी आती है, ठीक है बेटा। और क्या क्या परिवर्तन होते हैं? इस दौरान जीव कमज़ोर हो जाता है, उसकी कार्य क्षमता में गिरावट आती है। जीव कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, तथा उसकी कार्य क्षमता में गिरावट आती है। तो बेटा आपके सामने देखो मैंने जीर्णता की परिभाषा आपको बता दी, साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया कि जीर्णता के दौरान जीव के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इसी क्रम में आगे एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लियोपोल्ड, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम क्या लिखा मैंने? लियोपोल्ड। के अनुसार पादपों में 4 प्रकार की जीर्णता पाई जाती है। पादपों में 4 प्रकार की जीर्णता पाई जाती है, ठीक है। तो एक बार जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि भाई जीर्णता किसे कहते हैं और जीर्णता के दौरान जीव में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इनको दोबारा से सुन लें, क्योंकि उसके बाद अपन जीर्णता के प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा जीर्णता की परिभाषा में मैंने क्या लिखा है? किसी जीव की परिपक्व अवस्था से उसकी मृत्यु तक के काल को जीर्णता कहते हैं। इस समय जीव में उपापचयी पदार्थों का संग्रहण होता है,
जीव के शुष्क भार में कमी आती है, जीव कमज़ोर हो जाता है तथा उसकी कार्य क्षमता में गिरावट आ जाती है। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, जीर्णता के प्रकार। तो वैज्ञानिक का नाम क्या लिखा है, लियोपोल्ड। लियोपोल्ड के अनुसार पादपों में जीर्णता कितने प्रकार की बताई, 4 प्रकार की। अब बेटा अपन को इन चारों प्रकारों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ना है। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं संपूर्ण पादप जीर्णता। ये पहला प्रकार हो गया किसका, जीर्णता का। ठीक है ना। इसके बाद अपन दूसरा पढ़ेंगे प्ररोह जीर्णता, नंबर 2। यहाँ पे लिख देंगे उसके बारे में प्ररोह जीर्णता। ठीक है। उसके बाद बेटा अपन तीसरा प्रकार पढ़ेंगे पर्णपाती जीर्णता। ठीक है। नंबर 3 पे कौन सा प्रकार पढ़ेंगे, पर्णपाती जीर्णता। और नंबर 4 पे अपन पढ़ेंगे क्रमिक जीर्णता। ठीक है बेटा। तो ये जीर्णता के चारों प्रकार आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिए। मैं ऊपर ही ऊपर लिख देता हूँ जीर्णता के प्रकार। ठीक है बेटा। तो देखो एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि जीर्णता कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। चारों के चारों प्रकारों के नाम आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं। संपूर्ण पादप जीर्णता, प्ररोह जीर्णता, पर्णपाती जीर्णता और क्रमिक जीर्णता। अब 1 बाय 1 इन चारों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहली कौन सी है, संपूर्ण पादप जीर्णता। ठीक है। अधिकांश 1 वर्षीय पादपों में क्या पढ़ेंगे, इसमें अधिकांश 1 वर्षीय पादपों में फल निर्माण के बाद पूरा पादप शरीर, फल निर्माण के बाद पूरा पादप शरीर, फल निर्माण के पश्चात पूरा पादप शरीर पीला पड़कर अंततः मृत हो जाता है। पीला पड़कर अंततः मृत हो जाता है। ठीक है ना बेटा। तो ये हो गई संपूर्ण पादप जीर्णता। ठीक है। गेहूं, चना, सरसों आदि में एग्जाम्पल के रूप में लिख देंगे। नंबर 2 पे आ गए अपन, क्या हेडिंग लिखा है, प्ररोह जीर्णता। बहुवर्षीय पादपों में उनका ऊपरी भूमिक प्ररोह भाग, बहुवर्षीय पादपों में उनका ऊपरी भूमिक प्ररोह भाग, केवल अपन को प्ररोह को नष्ट करना है तो अपन ने ऊपरी भूमिक प्ररोह भाग का ही नाम लिखा है। हर वर्ष मृत हो जाता है, हर वर्ष मृत हो जाता है। ठीक है बेटा। आगे चलिए इसी में, लेकिन उनका भूमिगत तना एवं जड़ें, लेकिन भूमिगत भाग जीवित रहता है, लेकिन भूमिगत भाग जीवित रहता है, जो आगामी वर्ष स्फुटित होकर नया पादप
बनाता है। तो बेटा नाम से ही पता चल रहा है किस प्रकार की जीर्णता पढ़ रहे हैं अपन, प्ररोह जीर्णता। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि इस प्रकार की जीर्णता के अंतर्गत पादप का जमीन के ऊपर वाला ऊपरी भूमिक प्ररोह नष्ट हो जाता है, लेकिन बेटा भूमिगत तना एवं मूल जीवित रहते हैं। और बेटा ये भूमिगत भाग आगामी वर्ष में यानी कि आगामी ऋतु में पुनः प्रस्फुटित होकर के नए पादप का विकास कर देते हैं। तो बेटा प्ररोह जीर्णता के एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप? एक पादप का नाम लिख दीजिए एग्जाम्पल में, एल्फा एल्फा पादप, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। हेडिंग नंबर 3 पर्णपाती जीर्णता। बहुवर्षीय पादपों में पतझड़ के मौसम में बहुवर्षीय पादपों में पतझड़ के मौसम में पादप की पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती हैं, पीली पड़कर झड़ जाती हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में बिलगन परत निर्मित हो जाती है। इन पत्तियों में पत्तियों के पर्णवृंतों में बिलगन परत निर्मित हो जाती है, बिलगिन परत निर्मित हो जाती है, ठीक है ना। और बाद में दोबारा से फिर पत्तियां आ जाती हैं जब अनुकूल ऋतु आती है, जबकि पादपों के मूल और स्तंभ जीवित रहते हैं। तो ये कौन से प्रकार की जीर्णता हो गई? पर्णपाती जीर्णता। अब चौथे और अंतिम प्रकार पे आ जाइए। क्या लिखा है? क्रमिक जीर्णता। प्राय 1 वर्षीय पादपों में क्रमशः प्राय 1 वर्षीय पादपों में क्रमशः पुरानी पत्तियां, ठीक है ना। कौन से प्रकार की जीर्णता चल रही है? क्रमिक। पुरानी पत्तियां, अन्य पर्ण, स्तंभ एवं मूल, अन्य पर्ण, स्तंभ एवं मूल क्रमिक रूप से धीरे धीरे नष्ट होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे बेटा ये सब। यही क्रिया क्रमिक जीर्णता के अंतर्गत आती है। तो एक बार आप सभी जीर्णता के चारों प्रकार मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए हैं। चारों प्रकारों को आप ध्यानपूर्वक सुन लें, ठीक है, ताकि अपन आगे चलें। देखिए बेटा क्या पढ़ रहे हैं अपन बेटा? जीर्णता के प्रकार। कितने प्रकार की होती है जीर्णता? 4 प्रकार की। संपूर्ण पादप जीर्णता, प्ररोह जीर्णता, पर्णपाती जीर्णता और क्रमिक जीर्णता। तो सबसे पहले कौन सा प्रकार पढ़ रहे हैं? संपूर्ण पादप जीर्णता। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पादपों में, चाहे यहाँ से देख लो, अधिकांश 1 वर्षीय पादपों में फल के निर्माण के पश्चात पूरा पादप शरीर पीला पड़कर अंततः मृत हो जाता है। और इसमें अपन क्या एग्जाम्पल बोलेंगे? गेहूं, चना एवं सरसों। दूसरे प्रकार पे आइए, प्ररोह जीर्णता। नाम से पता चल रहा है केवल पादप का प्ररोह नष्ट होगा, पादप के अन्य भूमिगत भाग, जैसे भूमिगत तना है तो भूमिगत तना,
एवं मूल जीवित रहेंगे। तो क्या लिखा है इसमें, बहुवर्षीय पादपों में उनका ऊपरी भूमिक प्ररोह भाग हर वर्ष मृत हो जाता है। भूमिगत भाग, ऊपरी भूमिक भाग तो क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा, और जो भूमिगत भाग है वो जीवित रहेगा, जो आगामी वर्ष स्फुटित होकर नया पादप बनाएगा। एग्जाम्पल क्या लिखा है इसका, एल्फा एल्फा पादप। नंबर 3 पे आइए, पर्णपाती जीर्णता। ध्यान से सुन लेना, बहुवर्षीय पादपों में पतझड़ के मौसम में पादप की पत्तियां पीली पड़कर झड़ जाती हैं। एक्चुअल में इन पत्तियों के पर्णवृंत में बिल्गन परत निर्मित हो जाती है, ठीक है, जबकि मूल और स्तंभ पूरी तरह से जीवित रहते हैं। और बेटा सबसे लास्ट में लिखा है क्रमिक जीर्णता, और ये तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, नाम से ही। क्रमिक का मतलब होता है क्रमशः, पादप के विभिन्न भागों का धीरे धीरे क्रमशः नष्ट होना। तो क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे कि प्राय 1 वर्षीय पादपों में क्रमशः पुरानी पत्तियां, अन्य पत्तियां, स्तंभ एवं मूल धीरे धीरे क्रमिक रूप से नष्ट होते हैं। तो बेटा यहाँ आकर के आपका इस वीडियो का एक प्रश्न खत्म हो जाता है। तो अपन ने क्या पढ़ लिया बेटा इस वीडियो में अभी तक, कि भाई जीर्णता किसे कहते हैं, जीर्णता के दौरान कौन कौन से परिवर्तन पादप के अंदर होते हैं, और उसके अलावा जीर्णता के प्रकार। अब स्टार लगाकर एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स आपके सामने बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ। ABA प्राय पर्णजीर्णता, ABA एब्सिसिक अम्ल लिखा है, प्राय पर्णजीर्णता, ABA प्राय पर्णजीर्णता, तथा इथाइलिन फल जीर्णता में वृद्धि करने वाले हार्मोन हैं। दूसरा हार्मोन कौन सा बोला, इथाइलिन। फल जीर्णता में वृद्धि करने वाले पादप हार्मोन हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो एब्सिसिक अम्ल है ये तो पर्णजीर्णता को प्रेरित करता है, और इथाइलिन नामक पादप हार्मोन है ये फल जीर्णता का प्रेरण करता है, जबकि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्बेरेलिन जीर्णता स्थगित करते हैं। कौन कौन से पादप हार्मोन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और बेटा जिब्बेरेलिन, ये 3 पादप हार्मोन जीर्णता की प्रक्रिया को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं। तो बेटा यहाँ आकर के अपना पूरा का पूरा जीर्णता वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। अब अपन अगला टॉपिक इसी वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं। अगली चीज अपन पढ़ने वाले हैं बिल्गन क्या है, संक्षेप में समझाइए। ये अपना आज का इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले तो अपन बिल्गन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आपकी जानकारी को बता देता हूँ, बिल्गन का मतलब होता है अलग होना। कैसे पढ़ेंगे, पादपों की पर्णों, पुष्पों तथा फलों का, पादपों की पर्णों, पुष्पों एवं फलों का मात्र पादप से पृथक होना,
मात्र पादप से पृथक होना क्या कहलाएगा बेटा? विलगन कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया ही था कि पादप के भाग का पादप से पृथक होना विलगन कहलाता है। इन पादप भागों के आधारीय भाग की कोशिकाओं, इन पादप भागों के आधारीय भाग की कोशिकाओं, इन पादप भागों के आधारीय भाग की कोशिकाओं की मध्य पटलिकाएं एवं भित्तियां, मध्य पटलिकाएं एवं भित्तियां, ठीक है ना, भित्तियां पैक्टिनेज एवं सेल्यूलेज एंजाइमों द्वारा विकसित हो जाती हैं। पैक्टिनेज व सेल्यूलेज एंजाइमों द्वारा विकसित हो जाती हैं। पैक्टिनेज तथा सेल्यूलेज एंजाइमों द्वारा विकसित हो जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में एक विलगन परत निर्मित हो जाती है। तो बेटा एक बार ये पूरा का पूरा सुन लें, उसके बाद दूसरा और अंतिम पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले तो अपन ने विलगन की परिभाषा लिखी। पादपों की पर्णों, पुष्पों एवं फलों का मात्र पादप से पृथक होना क्या कहलाएगा बेटा? विलगन कहलाता है। आगे देखिए, इन पादप भागों के आधारीय भाग की कोशिकाओं की मध्य पटलिकाएं एवं कोशिका भित्तियां पैक्टिनेज एवं सेल्यूलेज नामक एंजाइमों के द्वारा विघटित हो जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में विलगन परत निर्मित हो जाती है। और बेटा विलगन परत जब निर्मित हो जाएगी तो ना विलगन परत से आगे वाली कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में जल और पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो वो ना मात्र पादप से पृथक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये मैंने आपके सामने एक पत्ती बना दी, जैसे मान लीजिए ये मैंने फल बना दिया, जैसे मान लीजिए ये मैंने फूल बना दिया। तो बेटा विलगन परत का निर्माण इस स्थान पे होता है। पैक्टिनेज या सेल्यूलेज एंजाइमों के कारण इस स्थान की कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां तथा मध्य पटलिकाएं विघटित हो जाती हैं, ठीक है। और विघटित होकर के ये क्षेत्र कोशिकाओं का यहाँ से खत्म हो जाएगा और संबंधित अंग बेटा गिर जाएगा, ठीक है। इसी में अपन आगे क्या बोलेंगे? विलगन परत के नीचे वाली कोशिकाएं, उसी में आगे बेटा विलगन परत से नीचे वाली कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होकर कॉर्क कोशिकाएं बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा? कॉर्क कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। कॉर्क कोशिकाओं का यह स्तर कॉर्क कोशिकाओं से बना यह रक्षात्मक स्तर विलगन क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है?
विलगन क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना, जहाँ से पादप के विभिन्न भाग, जहाँ से पादप के विभिन्न भाग तेज हवा या वर्षा द्वारा, तेज हवा अथवा वर्षा द्वारा मात्र पादप से अलग हो जाते हैं, मात्र पादप से अलग हो जाते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से सुन लीजिए कि विलगन परत से नीचे वाली कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होकर कॉर्क कोशिकाएं बनाती हैं और कॉर्क कोशिकाओं का ये रक्षात्मक आवरण क्या कहलाएगा? विलगन क्षेत्र। जहाँ से पादप के विभिन्न भाग, मतलब विलगन क्षेत्र के आगे उपस्थित पादप के विभिन्न भाग तेज हवा और वर्षा के द्वारा मात्र पादप से पृथक हो जाएंगे। एक अंतिम बात और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि विलगन की क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा होता है। तो बेटा आज के इस वीडियो में अपन ने 2 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। एक तो प्रसुप्ति किसे कहते हैं, प्रसुप्ति का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जीर्णता, जीर्णता किसे कहते हैं, जीर्णता का जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तथा जीर्णता के प्रकार। और दूसरा आपने विलगन क्षेत्र और विलगन परत के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, 1-2 दिन में आपका ये पाठ खत्म हो जाएगा बेटा। धन्यवाद।